नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सप्रेस और आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त CR चौधरी। तो दोस्तों, हम मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी क्लास पूरी कर चुके हैं। उसके 3 भाग हमने बनाए हैं। अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हैं तो हमारा सुझाव है कि आप पहले उन वीडियो को देखें ताकि आप इन क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को सोल्व कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास बिना किसी देरी के हम शुरू करें। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, उस बल का क्या नाम है जो संकेतक को पैमाने के यथार्थ मान की स्थिति तक ले जाता है। इसके ऑप्शन है नियंत्रक बल, विक्षेपण गुरुत्वीय बल और विरोधी बल। देखिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं अपना जवाब। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, उत्तर भी बताऊंगा। तो चलिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आप अपने जो भी आपका उत्तर है वो कमेंट कर दीजिए। तो हो गई 10 सेकंड। चलिए, मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी मीटर होता है, कोई भी मापक यंत्र होता है, उसमें 3 प्रकार के बलों की हमें आवश्यकता होती है। पहला होता है विक्षेपण बल। विक्षेपण बल वह होता है जो संकेतक को यथार्थ मान की स्थिति तक ले जाता है, यानी कि उसको विक्षेपित करता है, रिफ्लेक्शन टॉर्क जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद होता है नियंत्रक बल। नियंत्रक बल का काम ये होता है कि विक्षेपण बल के विरोधी स्वभाव का होता है। अब जब संकेतक यथार्थ मान की स्थिति तक जाता है, उसको आगे जाने से रोकता है, और जब जो सिग्नल है वो उपस्थित नहीं हो, उस समय संकेतक को वापस शून्य की स्थिति तक लाने का काम करता है। तीसरा होता है अवमंदक बल। अवमंदक बल होता है जब ऐसी प्रकार की हम कोई राशि मापते हैं, प्रत्यावर्ती राशि, तो उसमें कंपन होते हैं, उसके स्वभाव में कंपन होते हैं। तो उन कंपनों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए अवमंदक बल यानी कि डैम्पिंग टॉर्क हमें चाहिए होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्षेपण बल। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न क्षमता वाले एमीटर की क्षमता में विस्तार करने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध संयोजित करना होगा। ऑप्शन बी में है समांतर में उच्च मान का प्रतिरोध संयोजित करना होगा। ऑप्शन सी में है श्रेणी में निम्न मान का प्रतिरोध संयोजित करना होगा। और ऑप्शन डी में है निम्न मान का प्रतिरोध समांतर में संयोजित करना होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। अपना जवाब आप कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हमें कोई राशि मापने के लिए हमारे पास उपयुक्त मान का जो मापक यंत्र है वो उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो भी उपलब्ध मापक यंत्र है, तो उसमें कुछ सुधार करके हम उसका जो मापन है, राशि का मापन करते हैं। अगर हमारे पास निम्न क्षमता वाला एमीटर है और हमें उच्च क्षमता की जो कोई राशि है वो मापनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितनी धारा एमीटर में प्रवाहित हो सकती है उतनी तो उससे होगी। इसके अलावा हम एमीटर के साथ एक अन्य जो परिपथ है वो बनाएंगे, ताकि शेष जो धारा है, शेष जो अधिक धारा है, वो उस परिपथ में से प्रवाहित हो जाए। आप सभी को पता है कि श्रेणी क्रम में जो धारा है वो समान होती है, ठीक है, और समांतर में अलग अलग होती है। अब अगर हमें जो अलग धारा है वो प्रवाहित करने के लिए एमीटर के समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध संयोजित करना होगा, ताकि शेष जो धारा है वो एमीटर के जो समांतर में हमने प्रतिरोध संयोजित किया है, जो हमने परिपथ बनाया है, उसमें से प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध संयोजित करना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यह है कि क्या कारण है कि वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध है वो उच्च रखा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोध से निम्नतम मान भी मापा जा सकता है। ऑप्शन बी है उच्च प्रतिरोध से विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। और ऑप्शन सी है लोडिंग प्रभाव को कम करने के लिए। और ऑप्शन डी है सुग्राहिता कम करने के लिए।
आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो अपना जवाब कमेंट में बताइए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध है वो हमेशा उच्च रखा जाता है और एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध है वो हमेशा निम्न रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है इसको आइए समझते हैं। देखिए वोल्ट मीटर का कार्य होता है वोल्टेज मापना, ठीक है, और ये हमेशा परिपथ के समांतर में संयोजित होता है। अगर इसका प्रतिरोध अगर हम उच्च न रखें निम्न रखें तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर से अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगी और ये शक्ति का ह्रास करने लगेगा। हमें इसका केवल काम है वोल्टेज मापना है और अन्य किसी प्रकार की हमें जो है इसका कोई कार्य नहीं है, तो हमें केवल वोल्टेज मापते ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो अब जो शक्ति ह्रास करता है उसको बोलते हैं लोडिंग प्रभाव। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध निम्न होगा तो इससे क्या है कि लोडिंग प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि शक्ति का परिपथ की जो शक्ति है वो ह्रास होने लगी। जो वास्तविक मान है वो ये नहीं दर्शाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो इसने खुद ने ड्रॉप कर लिए। तो इसलिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो उसका मान उच्च रखा जाता है। और फिर दूसरा कारण है ये समांतर में संयोजित होता है, तो उसके वो भी एक कारण है कि इसके अंदर से निम्न धारा प्रवाहित हो। ठीक है, और एमीटर में निम्नतम इसलिए रखा जाता है ताकि उसके अंदर से अधिक धारा प्रवाहित हो सके, क्योंकि धारा वहीं से अधिक प्रवाहित होती है जहां प्रतिरोध का मान कम होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ। और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अज्ञात मान के विभव का मापन करने के लिए किस रेंज का चयन करना चाहिए। ऑप्शन है न्यूनतम, मध्यम, उच्चतम या उपरोक्त सभी। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, कीजिए कमेंट। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मान लीजिए आपने जो कोई वोल्ट मीटर है उसका वोल्टेज मापने के लिए आपको पता नहीं है कि कितना वो वोल्टेज है, यानी अज्ञात आपको पता नहीं है। ठीक है, आपने उसकी रेंज सिलेक्ट कर ली 10 वोल्टेज की, और हो सकता है वो वोल्टेज 100 वोल्ट हो। ठीक है, आपने रेंज 10 की है और आप 100 वोल्टेज वाले विभव को मापन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपका वोल्ट मीटर है उसमें से अधिक धारा प्रवाहित होगी और वह जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए था, तो आपको देखो अधिकतम रेंज होती है जो हमारे पास मल्टीमीटर वाले जो वोल्ट मीटर होते हैं उनमें अधिकतम रेंज 1000 वोल्ट तक की होती है। तो क्यों ना हम 1000 वोल्ट ही सिलेक्ट कर ले। अगर वोल्टेज की रेंज हमने ज़्यादा की सिलेक्ट की है और वोल्टेज कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वोल्टेज कम है तो आप रेंज को बाद में कम भी कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले से ही इसको जो रेंज कम कर रखी है और वोल्टेज ज़्यादा है तो आपका मीटर जल जाएगा। तो आप कोई भी उसके बाद जो उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा इसकी जो रेंज है हमें उच्चतम यानी कि हाईएस्ट ही रखनी चाहिए, ताकि बाद में हम इसको सिलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ओम मीटर में पोटेंशियोमीटर का क्या उपयोग है। और ऑप्शन आपके सामने है। उच्च प्रतिरोध के लिए, उचित पाठ्यांक के लिए, संकेतक को शून्य पर समायोजित करने के लिए, और ओम मीटर की सुग्राह्यता में वृद्धि करने के लिए। चलिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और अपना कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो ओम मीटर है उसमें अब जब भी हम कभी किसी प्रतिरोध का मापन करें तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो संकेतक है ये पॉइंटर है
वो हमेशा 0 पर होना चाहिए। जो उसकी लीड्स हैं, नोब्स हैं, उनको आपस में शॉर्ट करके जो पोटेंशियोमीटर है उससे हम इसको समायोजित कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी होती है कि ओम मीटर या मेगर को कभी भी हमें चालू लाइन पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वो जल सकता है। तो इन दो बातों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और पोटेंशियोमीटर है, अब जो मैंने बताया है कि 0 पर समायोजित करने के लिए संकेतक को, पॉइंटर को 0 पर समायोजित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोध का मान 56 किलो ओम है तो इसके मापन के लिए आप किस मीटर का उपयोग करेंगे? और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है मेगर, ऑप्शन बी है वाट मीटर, ऑप्शन सी है ओम मीटर और ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर। तो चलिए आप ना कमेंट कीजिए। तो चलिए, आप सभी को ये तो पता है कि प्रतिरोध का मापन करने के लिए हमें क्या है कि या तो हम मेगर काम में लेंगे या फिर ओम मीटर काम में लेंगे। तो ऑप्शन बी और डी तो आपके सही नहीं होंगे। अब बचा ऑप्शन ए और सी। तो देखिए, अगर इसका मान अगर 56 किलो ओम के स्थान पर मैं अगर पूछ लेता कि 100 किलो ओम है, 100 किलो ओम का मतलब हो गया 1 मेगा ओम। ठीक है। तो मेगा ओम जहां भी आ जाता है तब तो हमें मेगर काम में लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर मेगा ओम से कम वैल्यू का कोई प्रतिरोधक है तो उसके मापन के लिए हमें ओम मीटर ही काम में लेना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है इसमें आपका सही हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाट मीटर में स्थिर रहने वाली कुंडली को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, वाट मीटर में, चलिए आप पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहली है प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, दाब कॉइल और उपरोक्त सभी। आपके पास 10 सेकंड का टाइम भी है, आप अपना पहले कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। चलिए, मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। देखिए, वाट मीटर में जो डायनेमो टाइप वाट मीटर है या फिर अन्य भी वाट मीटर है, उनमें दो प्रकार की कॉइल्स होती है। एक होती है प्रेशर कॉइल, जिसको विभव कॉइल भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है करंट कॉइल, जिसको धारा कुंडली भी बोल सकते हैं या फिर क्षेत्र कुंडली भी बोल सकते हैं। और प्रेशर कॉइल को मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो करंट कॉइल है उसका जो कार्य होता है कि जो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र है वो उत्पन्न करना। ठीक है। और उसके अंदर प्रेशर कॉइल वो मूव करती है और उसके साथ संकेतक या पॉइंटर जुड़ा होता है स्पिंडल लगाकर, तो वो उसके साथ अपना क्या है, रिफ्लेक्शन दर्शाता है। तो स्थिर रहने वाली जो कुंडली होती है वो होती है करंट कॉइल, और जो मूव करती है वो होती है प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल को दो भागों में बनाया जाता है, क्योंकि दोनों ओर समान मान का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पैदा करने के लिए दो भागों में बनाया जाता है। तो करंट कॉइल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेगर है, और ऑप्शन दिए हैं कि श्रेणी टाइप ओम मीटर है, शन टाइप ओम मीटर है, एकीकृत एमीटर व वोल्ट मीटर है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, ये कोई अलग ही है। तो चलिए आप अपना कमेंट कर दीजिए। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेगर से हम क्या करते हैं, जो मध्यम या उच्च मान के प्रतिरोध है वो उनका मापन करते हैं। और ओम मीटर से क्या करते हैं, ओम मीटर से मध्यम या निम्न मान के प्रतिरोध का मापन करते हैं। देखिए, मैंने जो अपने यहाँ इस मापक यंत्र की क्लास की थी उसमें आपको बताया भी था कि ओम मीटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। सन टाइप और श्रेणी टाइप मैंने आपको बताया था। सन टाइप का क्या काम है, वो कैसे काम करता है,
और श्रेणी टाइप का क्या काम है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप उनको देखिए, ताकि आपके जो जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो, मजबूत हो। ठीक है, आप सिर्फ रटे नहीं, उनको समझे भी जरूर। ठीक है, रटा हुआ आप भूल सकते हैं, अगर आपके दिमाग में इनके कंसेप्ट है तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे। और जो पेपर क्वेश्चन, जो आप पेपर देने बैठेंगे तो आप फटाक से इनका जवाब दे देंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, जो श्रेणी टाइप ओमीटर है, इनसे क्या होता है कि मध्यम या उच्च मान के प्रतिरोध को मापा जाता है। और जो शंट टाइप ओमीटर है, उनसे मध्यम या निम्न मान के प्रतिरोधों का मापन किया जाता है। इनमें फर्क इतना होता है कि जो पोटेंशियोमीटर है, श्रेणी टाइप ओमीटर में क्या होता है कि जो माइक्रो एम्पियर मीटर काम में लिया जाता है, उसकी श्रेणी में जोड़ा जाता है। और शंट टाइप में ये समांतर में जोड़ा जाता है। तो जो मेगर है, उससे उच्च मान या मध्यम या उच्च मान की जो प्रतिरोध है, उनका मापन किया जाता है। तो इसलिए श्रेणी टाइप ओमीटर हो जाएगा ये। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। और 9 नंबर में पूछा गया है कि वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता क्या होती है। और ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है वोल्ट मीटर की माप सीमा बटा वोल्ट मीटर की क्षमता। ऑप्शन बी दिया है वोल्ट मीटर की धारा वहन क्षमता बटा वोल्ट मीटर की माप सीमा। ऑप्शन सी दिया है वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध बटा वोल्ट मीटर की माप सीमा। और ऑप्शन डी दिया है वोल्ट मीटर की परास बटा वोल्ट मीटर का गुणा। और आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, अपना कमेंट बता दीजिए। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध बटा वोल्ट मीटर की माप सीमा। देखिए, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता हमेशा उच्च होनी चाहिए, ताकि जो इसके मान की प्योरिटी है, क्लियरिटी है, वो अच्छी हो और लोडिंग प्रभाव कम हो। तो आपको ध्यान रखना होगा। और इसकी जो इसका अगर मात्रक होगा तो वो हो जाएगा ओम प्रति वोल्ट। ओम प्रति वोल्ट, ओम बटा वोल्ट, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध बटा वोल्ट मीटर की माप सीमा को हम वोल्ट में ही मापेंगे और प्रतिरोध को ओम में, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम प्रति वोल्ट। चलिए चलते हैं अगले 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूविंग आयरन प्रकार के मापक यंत्रों में कौन सी अवमंदक प्रणाली यानी कि डैम्पिंग सिस्टम अपनाया जाता है। और ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है गुरुत्वीय अवमंदक प्रणाली, ऑप्शन बी है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, और ऑप्शन सी है एडी धारा अवमंदक प्रणाली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी अपना सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, इसका जो मूविंग आयरन प्रकार के मापक यंत्र होते हैं, इनमें जो अवमंदक प्रणाली अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूविंग कॉइल प्रकार के मापक यंत्रों में कौन सी अवमंदक प्रणाली अपनाई जाती है, तो उसमें आप और इसका ऑप्शन जो सी है वो सही कर सकते थे, एडी धारा अवमंदक प्रणाली। तो जो मूविंग आयरन प्रकार के हैं ये एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं, और मूविंग कॉइल प्रकार के जो मापक यंत्र है वो केवल और केवल डीसी पर ही काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। और 11 नंबर में पूछा गया है कि अधिकतम केवी आवश्यकता सूचक यंत्र किस विद्युत धारा से संचालित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है एसी से, बी है डीसी से, सी है स्थिर विद्युत से, और डी है एसी या डीसी से। और 10 सेकंड का टाइम है आपके पास अपना जवाब देने के लिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो अधिकतम केवी आवश्यकता सूचक यंत्र है, इसका काम ये होता है कि जहाँ का कहीं पर हम विद्युत की स्थापना करते हैं,
तो वहाँ विद्युत की आवश्यकता कितनी है, ये पता करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और ये वास्तव में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। ठीक है। अब अगर आपको ये पता है कि उसमें प्रभाव काम करता है, इसमें जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, तो हीटिंग एलिमेंट को प्रचालित करने के लिए आप चाहे एसी दे दो चाहे डीसी दे दो, दोनों से चल जाएगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंडक्टिव या कैपेसिटिव प्रकार का कोई अगर परिपथ हो, तो उसमें तो हमें केवल क्या है कि पता करना होगा भाई एसी दें या डीसी दें, किससे चलेगा। तो यहाँ पर तो हम कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो केवल एक प्रतिरोधी परिपथ होता है। तो इसका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। आगे 12 नंबर में पूछा गया है कि वोल्ट मीटर की उच्च दक्षता के लिए सुग्राह्यता का मान होना चाहिए, और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, मैं बता भी चुका हूँ, इसमें शायद आपको टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, वोल्ट मीटर की उच्च दक्षता के लिए हमें जो उसकी सुग्राह्यता है वो हमेशा हाई रखनी चाहिए, उच्च रखनी चाहिए। और सुग्राह्यता अभी मैंने बताया है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बटा वोल्ट मीटर की माप सीमा, यानी कि ओम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा। तो ये हमेशा उच्च रहनी चाहिए, हाई रहनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि मूविंग कॉइल प्रकार के मापक उपकरणों में किस अवमंदक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। पीछे क्वेश्चन आया था कि मूविंग आयरन प्रकार के मापक यंत्रों में, और अब आ गया है ये। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लीजिए और अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। वैसे मैं इसका जवाब आपको पिछले मूविंग आयरन प्रकार के मापक यंत्र वाले क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ। चलिए फिर से बता देता हूँ। देखिए, जो मूविंग कॉइल प्रकार के मापक यंत्र है, इनमें जो अवमंदक प्रणाली के लिए जो है एडी धारा प्रणाली है वो काम में ली जाती है। ठीक है। और जो मूविंग आयरन प्रकार के होते हैं, उनमें जो वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली है वो काम में ली जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मूविंग कॉइल प्रकार के मापक उपकरणों में कुंडली का घुमाव होता है। ठीक है। ऑप्शन है धारा के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, वोल्टेज के समानुपाती और वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती। अपना जवाब कमेंट करें। तो चलिए, इसका ऑप्शन होगा सही होगा ए, धारा के समानुपाती। देखिए, जो मूविंग कॉइल प्रकार के मापक यंत्र हैं वो एक डीसी मोटर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। इनमें धारा का मान जितना अधिक होगा, उतना जो है रिफ्लेक्शन है, विक्षेपण है, वो अधिक होगा। तो धारा के समानुपाती होते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि यदि किसी 30 वोल्ट की क्षमता वाले वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस 1500 ओम है, यदि हमें इसको 100 वोल्ट का विभव मापने के लिए उपयोग में लेना है, तो किस मान का प्रतिरोध संयोजित कर क्षमता में वृद्धि करनी होगी। और ऑप्शन दिए हैं 500 ओम, 1500 ओम, 3500 ओम और 5000 ओम। चलिए आप सोल्व करिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर फिर अपना जवाब कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको ये कैसे होगा। देखिए, इस सवाल को करने से पहले किसी प्रकार के सूत्र रटने वगैरह ऐसा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चुटकियों में इसका आंसर करना है। मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा, दो तरीकों से आप कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए।
देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर का काम क्या है, किस क्रम में संयोजित होता है। देखिए वोल्ट मीटर समांतर क्रम में संयोजित होता है और हमें वोल्टेज मापना है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध हमेशा उच्च रखा जाता है और इसमें से न्यूनतम धारा प्रवाहित होती है और इसके सिरों पर उच्चतम वोल्टेज रखा जाता है। उच्चतम यानी कि इसकी जो दक्षता है उसके अनुसार इसमें वोल्टेज रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि हम हमारे पास जो है वोल्ट मीटर है उसकी रेंज है 30 वोल्ट। अगर हम 100 वोल्ट डायरेक्ट इसको दे देते हैं तो क्या होगा। देखिए आपको पता है V समानुपाती I होता है। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो धारा भी बढ़ेगी क्योंकि ये इसके समानुपाती होती है। तो अब एक चीज सोचिए, अगर हम 30 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट दे दें तो धारा का मान बढ़ेगा और धारा बढ़ने से क्या होगा कि जो ये वोल्ट मीटर है इसकी कुंडली चल जाएगी और ये खराब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें से जो धारा प्रवाहित हो सकती है अधिकतम धारा, अब 30 वोल्ट की क्षमता है तो इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये जब विक्षेपित होगा तो इसमें धारा भी प्रवाहित होगी, तो वो धारा इसकी अधिकतम है। इससे अगर ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे इसमें से तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब पता करते हैं कि इसमें से धारा अधिकतम कितनी प्रवाहित हो रही है। आपको पता है I बराबर V बटा R होता है। V का मान हमारे पास 30 वोल्ट है और R का मान हमारे पास 1500 ओम है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02 एम्पियर। अब इससे ज्यादा हम इसमें से धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम इसको 100 वोल्ट देने वाले हैं तो धारा तो बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें इसकी श्रेणी में एक अन्य प्रतिरोध संयोजित करना होगा जो 30 वोल्ट के अलावा बाकी जो 70 वोल्ट का जो विभव है उसको सहन कर सके, उसको वह रोक सके। देखिए मीटर के पास वास्तव में 30 वोल्ट ही रहेगा। अब आपको पता है श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक है, अब हम श्रेणी में जो प्रतिरोध संयोजित करेंगे उसमें भी 0.02 एम्पियर ही धारा प्रवाहित होगी, लेकिन उसके सिरों पर 70 वोल्ट विभव होगा और मीटर के ऊपर 30 वोल्ट ही विभव होगा। तो हमें धारा का मान है वो यही रखना है, नियत रखना है। लेकिन अब हमारे पास वोल्टेज 100 है तो हमें कितना, हम जो प्रतिरोध है कितना जोड़े। तो अब हमें ये पता कर लेते हैं कि टोटल प्रतिरोध कितना होना चाहिए अगर हम धारा का मान 0.02 एम्पियर रखें और वोल्टेज हमारे पास 100 हो। तो आपको पता है R बराबर होता है V बटा I। ठीक है, वोल्टेज का अब हमारे पास मान 100 है और धारा का मान हमारे पास 0.02 एम्पियर है। ये RT मतलब एम जो मीटर है उसका प्रतिरोध और श्रेणी में जो हम प्रतिरोध जोड़ रहे हैं जो सीरीज प्रतिरोध है, इन दोनों का मिलाकर जो प्रतिरोध होगा वो RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस आया हमारे पास 5000 ओम। ठीक, अब हमें ये पता है कि RT, ये RT का मान है। अब इसमें मीटर का प्रतिरोध और सीरीज में जोड़ा गया जो प्रतिरोध है वो दोनों शामिल है। अब हमें सीरीज में जोड़े गए प्रतिरोध का ही मान ज्ञात करना है, तो जो मीटर का प्रतिरोध है वो उससे निकाल देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, जो सीरीज में हम जोड़ रहे हैं प्रतिरोध उसका मान आ जाएगा। यानी कि R सीरीज बराबर RT माइनस RM। तो उसका मान कितना आ जाएगा, 5000 में से अगर हम 1500 निकाल देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3500 ओम। ये तो है डायरेक्ट तरीका इसको ज्ञात करने का। अगर आपको कुछ सूत्र चाहिए, अगर क्योंकि अगर आप हो सकता है सभी का दिमाग एक जैसा नहीं चलता है, आपका अगर सूत्र से ही आपको सोल्व करने की आदत है, उसी से में आपका अगर दिमाग चलता है तो चलिए मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है RSE बराबर RM कोष्टक V बटा VM माइनस 1। ठीक है, सूत्र भी वही काम कर रहा है जो हमने ऐसे डायरेक्ट किया है, लेकिन आप ये सूत्र भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इससे कर सकते हैं। मेन मकसद होता है हमें उत्तर चाहिए चाहे कैसे भी हो। ठीक, अब इसमें हम मान रख देते हैं। RSE RM का मान हमारे पास 1500 ओम दिया है और वोल्टेज हमें V यानी कि जो हम मेजर करने वाले हैं
100 वोल्ट, और Vm यानी कि जो क्षमता है मीटर की, वो वोल्टेज वो 30 हो गया -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1500 कोष्टक 70/30। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 3500 ही आएगा। आप इसे अपने रफ कॉपी में इसका सोल्व करके देखिए तो 3500 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका फिर समाधान बताऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना सरल तरीके से बताने के बावजूद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आगे है डायनेमो वाट मीटर में एल्यूमिनियम की डिस्क का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। और ऑप्शन है विक्षेपण बल उत्पन्न करने के लिए, नियंत्रक बल पैदा करने के लिए, अवमंदक बल पैदा करने के लिए, या फिर पैमाना बनाने के लिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, अपना जवाब कमेंट में बताइए। तो चलिए देखिए, जो डायनेमो मीटर वाट मीटर है उनमें एल्यूमिनियम की डिस्क का उपयोग अवमंदक बल पैदा करने के लिए किया जाता है। अवमंदक बल दो कार्य करता है, एक तो संकेतक को झटके से तीव्र गति से गति नहीं करने देता। ठीक है, अगर वह तीव्र गति से गति करेगा तो वह टकरा कर संकेतक जो है वो पॉइंटर वो टूट सकता है। दूसरा दूसरा काम ये करता है कि जो संकेतक है उसमें कंपनों को ये कम कर देता है, बंद उसको खत्म कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार की प्रवृत्ति के कारण जो वाट मीटर है उनमें जो संकेतक है वो कंपन करने लगता है, तो उन कंपनों को ये खत्म कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी मीटर किस प्रकार का मापक यंत्र है। और ऑप्शन है सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, एकीकृत यंत्र, या इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो चलिए देखिए, हमारे पास मापक यंत्र होते हैं 3 प्रकार के, सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र और एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड डिवाइस। सूचक यंत्र वो यंत्र होते हैं जो केवल किसी राशि की उपस्थिति दर्शाते हैं, जैसे इंडिकेटर है ये सूचक यंत्र है, जैसे बल्ब है ये सूचक यंत्र है। और रिकॉर्डिंग यंत्र वो यंत्र होते हैं जो किसी भौतिक राशि की मापन के साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी रखते हैं, ताकि हम आवश्यकता पड़े तब उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने क्लास में बताया था कि क्लैंप ऑन मीटर में होल्ड रखने का जो ऑप्शन है वो रिकॉर्डिंग ही करता है वास्तव में। अब बात आती है एकीकृत यंत्र की। अब सूचक यंत्र और रिकॉर्डिंग यंत्र को एक साथ अगर कॉम्बिनेशन किया जाए इनका, तो ये एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड, यानी कि दो कई सारी चीजों को एक साथ करते ना, उसी को ही एकीकृत कहते हैं, इंटीग्रेटेड। जैसे आपने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकत्रित परिपथ इसको बोलते हैं। तो एनर्जी मीटर है, इसमें सूचना भी देते हैं, इंडिकेटर भी लगा होता है, रिकॉर्डिंग भी रहती है। तो ये क्या है कि एक एकीकृत यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि किस 3 फेज एनर्जी मीटर का उपयोग संतुलित लोड वाले स्थानों पर किया जाता है। और ये रहे आपके ऑप्शन, 2 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, 2 फेज 4 वायर। और अपना कमेंट कर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं आपको। तो चलिए हो गए 10 सेकंड। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 फेज 3 वायर टाइप के जो
एनर्जी मीटर है 3 फेज के, उन्हीं को केवल संतुलित लोड वाले स्थानों पर ही काम में लिया जा सकता है। अगर लोड संतुलित नहीं हो, असंतुलित हो, तो ऐसे स्थानों पर 3 फेज 4 वायर टाइप जो एनर्जी मीटर है वो काम में लिया जाता है। 2 फेज 3 वायर या 2 फेज 4 वायर जैसा कोई एनर्जी मीटर होता ही नहीं। सिंगल फेज 2 वायर होते हैं, लेकिन 2 फेज 4 वायर या 3 वायर जैसा कुछ नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 फेज 3 वायर एनर्जी मीटर में प्रयोग की जाने वाली करंट कॉइल की संख्या कितनी होती है? और ऑप्शन आपके सामने हैं 1, 2, 3, 4। तो चलिए अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो देखिए, जो 3 फेज 3 वायर टाइप एनर्जी मीटर है, इनमें 2 ही तो प्रेशर कॉइल होती हैं और 2 ही करंट कॉइल होती है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर में इनमें सभी की संख्या 3-3 रखी जाती, लेकिन 3 फेज 3 वायर में क्या होता है कि जो प्रेशर कॉइल्स और करंट कॉइल है इनकी संख्या 2 रखी जाती है। किन्हीं 2 फेजों की जो है करंट मापा जाता है और किन्हीं 2 फेजों के बीच में ही वोल्टेज मापा जाता है। आगे बढ़े। आगे 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीड प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर में पत्तियों की प्राकृतिक आवृत्ति में कितना अंतर रखा जाता है? और ये है आपके ऑप्शन 50 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, आधा हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। अपना कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए, देखिए रीड प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर में जो पत्तियां रखी जाती हैं उनमें आधा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अंतर रखा जाता है। न्यूनतम जो फ्रीक्वेंसी का जो मापन हो सकता है वो आधा हर्ट्ज हो सकता है, इससे जो कम है वो ये रीड प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर में मापन नहीं कर सकते। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर में रेशियो प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर भी कहा जाता है? और ये है आपके ऑप्शन रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर, विद्युत डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर, मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर और इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर। तो कमेंट कर दीजिए अपना जवाब। तो चलिए, देखिए जो विद्युत डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर है इसी को दूसरा नाम रेशियो प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है। क्योंकि इसको रेशियो प्रकार का इसलिए बोलते हैं कि इसमें प्रतिरोध और कैपेसिटर का जो रेशियो है उसके आधार पर ही हम जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो क्या है कि सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी रखी जाती है। दोनों के रेशियो के आधार पर ही हम ये मीटर जो है काम करता है। तो जो बी ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 3 फेज परिपथों में पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? और ये है ऑप्शन। ऑप्शन ए है cos 5 बराबर √3 वाट बटा ई आई, बी है cos 5 बराबर वाट बटा ई आई, और सी ऑप्शन है cos 5 बराबर वाट बटा √3 ई एल आई एल, और ऑप्शन डी है cos 5 बराबर ई आई बटा वाट। अपना जवाब कमेंट कर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। तो देखिए, जो 3 फेज परिपथ है इनमें पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र जो है वो होता है वाट बटा √3 ई एल इंटू आई एल, यानी कि जो लाइन वोल्टेज और धारा, जो लाइन धारा, ठीक है, और √3। जो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब अगर यही आपसे सिंगल फेज में पूछा जाता तो आप इसका ऑप्शन बी है यानी कि वाट बटा ई इंटू आई जो आप सही कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रीपिंग दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है। ये है आपके ऑप्शन। डैम्पिंग मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, डिस्क में छिद्र किए जाते हैं, बियरिंग में स्नेह दिया जाता है, या लोड करंट का मान कम किया जाता है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है अपना जवाब देने के लिए। ठीक, टाइम आउट। देखिए पहले आप ये जान लीजिए क्रिम्पिंग दोष होता क्या है। देखिए जो एनर्जी मीटर होता है उनमें एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है। कभी कभार क्या होता है कि ये डिस्क बिना किसी लोड के भी मूव करने लगती है, गति करने लगती है। इसका कारण ये होता है कि जो डिस्क है चिकनाहट की वजह से इस पे किसी प्रकार की ब्रेकिंग जो पद्धति है वो काम नहीं करती। तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि डिस्क में कुछ छिद्र कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रेपिंग दोष है वो दूर हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि किस मापक यंत्र में करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों को स्थिर अवस्था में रखा जाता है। और ये है आपके ऑप्शन। ए है डायनेमोमीटर वाटमीटर, बी है कला अनुक्रम सूचक यंत्र यानी कि फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, और सी है मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर, या फिर इन सभी में। कमेंट कर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो चलिए देखिए जो मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें क्या है कि 3 फेज की बात हो रही है कि उसमें 3 करंट कॉइल रखी हो जाती है और एक प्रेशर कॉइल रखी जाती है। लेकिन इन चारों कॉइलों को ही स्थिर रखा जाता है। बाकी अन्य डायनेमो वाट मीटर में जो करंट कॉइल है वो स्थिर रखी जाती है और जो प्रेशर कॉइल है वो क्या है कि वो मूव करती है। वो किसी पर वो स्थिर नहीं रहती, वो मूविंग करती है। अब बात आती है कला अनुक्रम सूचक यंत्र की। तो इसमें किसी प्रकार की करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल तो होती नहीं, क्योंकि ये एक 3 फेज मोटर की भांति कार्य करता है जो स्टार में संयोजित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। आगे 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम केवी आवश्यकता सूचक यंत्र विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये है आपके ऑप्शन। प्रेरण सिद्धांत, ऊष्मीय सिद्धांत, प्रकाशीय सिद्धांत, या विकिरण सिद्धांत। कमेंट कर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि अधिकतम केवी आवश्यकता सूचक यंत्र क्या काम आता है। अगर नहीं पता है तो आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए अधिकतम केवी आवश्यकता सूचक यंत्र, जब कहीं पर हम विद्युत की स्थापना करते हैं तो वहाँ विद्युत की कितनी आवश्यकता है, इस आवश्यकता को जांच करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मैंने ये अधिकतम आवश्यकता केवी सूचक यंत्र जो अपनी मेजरमेंट की क्लास है उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया पढ़ाया। देखिए इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो कंपेनसेटिंग कॉइल होती है उसके नीचे। तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या है, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। वो 30 मिनट तक इसको संयोजित रखा जाता है। एसी या डीसी दोनों पर कार्य करता है। और जो इसमें दो संकेतक होते हैं, एक तो वर्तमान जो केवी खपत है वो दिखाता है, और दूसरा जो संकेतक होता है वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर आवश्यकता कितनी है। वर्तमान खपत से 25 से 30% तक अधिक जो है आवश्यकता रखी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, रोटरी धारा रिवर्सर का क्या उपयोग है। और ये है आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है डीसी धारा को एसी धारा में बदलने के लिए, या फिर एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए, वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए,
या तापमान नियंत्रित करने के लिए। टाइम है आपके पास 10 सेकंड का, कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए रोटरी धारा रिवर्सर जो अर्थ टेस्टर होते हैं उनमें काम में लिया जाता है, लेकिन अर्थ टेस्टर में वोल्टेज पैदा करने के लिए जनित्र उपयोग किया जाता है। जनित्र डीसी धारा पैदा करता है, लेकिन अर्थ का जो भूमि का प्रतिरोध है उसको मापने के लिए हमें एसी धारा की आवश्यकता होती है। और जो अर्थ टेस्टर में जो मूविंग कॉइल टाइप का जो मिली एम्पियर मीटर लगा होता है, या फिर जिसको ओमीटर, उस पर पैमाना ओमीटर का होता है, वास्तव में वो मिली एम्पियर मीटर ही होता है, उसको प्रचालित करने के लिए हमें डीसी की आवश्यकता होती है। तो अब जो भूमि है उसमें अगर हम डीसी धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट यानी कि विद्युत अपघट्य प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और हमें मान जो है वो सही नहीं मिलेगा। तो इसलिए भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए हमें एसी प्रकार की जो विद्युत धारा है उसकी आवश्यकता होगी। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए तो हमें रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास तो डीसी है, डीसी को एसी में बदलने के लिए रोटरी धारा रिवर्सर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एसी को डीसी में बदलने के लिए सिलिकॉन टाइप का रेक्टिफायर है, उसको काम में लीजिए। देखिए दो टाइप के होते हैं रेक्टिफायर, ये तो सिलिकॉन रेक्टिफायर और एक जर्मेनियम रेक्टिफायर। सिलिकॉन रेक्टिफायर जो है एसी और डीसी में बदलने काम में लिया जाता है, और जर्मेनियम टाइप जो रेक्टिफायर है वो सिग्नल डिटेक्शन में काम में लिया जाता है। अब वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए हम ट्रांसफार्मर या प्रतिरोध काम में लेते हैं, ठीक है। और तापमान नियंत्रित करने के लिए जो है थर्मोस्टेट काम में लिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ गलती से 26 लिखा हुआ है। पूछा है कि मेगर में प्रयोग किए जाने वाले जनित्र की घूर्णन गति कितनी रखी जाती है, और ये है आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए में है 50 से 60 आरपीएम, बी में है 140 से 160 आरपीएम, सी में है 100 से 120 आरपीएम, और डी में है 110 से 230 आरपीएम। कमेंट कर दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए देखिए जो मेगर होते हैं, मेगर में जो जनित्र काम में लिया जाता है उसकी जो गति रखी जाती है वो रखी जाती है 140 से 160 आरपीएम, ठीक है। अब देखिए मेगर, अगर हम ये जानना चाहें कि अर्थ टेस्टर के स्थान पर क्या हम मेगर काम में ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि अर्थ टेस्टर में क्या है कि जो रोटरी धारा रिवर्सर लगा होता है उससे हम डीसी को एसी में बदल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट डीसी है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। हम जो है अर्थ टेस्टर का ही काम में लेंगे। इनमें दोनों फर्क इतने होता है और बाकी सेम होते हैं। ये रोटरी धारा रिवर्सर लगा होता है अर्थ टेस्टर में, लेकिन मेगर में नहीं लगा होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी तैयारी बेहतर है, परफेक्ट है, सुपर है। और अगर आप क्या है, अगर दिमाग सर के ऊपर से जा रहे हैं तो आप, मेरा सुझाव है कि पहले आप क्लास देखें, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्लैंप ऑन मीटर प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन है केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी या डीसी दोनों पर, और डी है स्थितिक विद्युत पर। 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए देखिए क्लैंप ऑन मीटर को टोंग प्रेक्षक भी बोला जाता है, टोंग टेस्टर भी बोलते हैं, टोंग प्रेक्षक भी बोलते हैं, और ये केवल और केवल एसी पर काम करता है। ये एक प्रकार का जो है सिटी ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, सिटी ट्रांसफार्मर।
ये जो इसकी क्लैंप जो प्राथमिक वाइंडिंग है वो क्या होती है कि एक प्रकार से इसको जोड़ा या तोड़ा जा सकता है बीच में से, ठीक है, जिसको क्लैंप बोलते हैं। अब इसके क्षेत्र में जो भी धारा प्रवाहित होगी वह उसको रीड कर लेगा और जो है पैमाने पर इसका मान दर्शा देगा। तो ये केवल ऐसे पर काम करते हैं जहां इंडक्शन का प्रभाव उत्पन्न हो, यानी कि प्रेरण का प्रभाव उत्पन्न हो, केवल वहीं पर कार्य करते हैं। तो डीसी में इंडक्शन का प्रभाव काम नहीं करता है। तो हम जो ऑप्शन ए है इसका सही होगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि जब मेगर काम में नहीं लिया जा रहा हो तो संकेतक किस मान पर रुकेगा। और ये है आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है 0 पर, बी है अनंत पर, सी है 1 पर, और डी है कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी रुक सकता है। 10 सेकेंड आपके पास। तो चलिए देखिए, मेगर हो या फिर ओम मीटर हो, अगर हम इनको काम में नहीं ले रहे हैं मतलब इनकी जो लीड्स है, नोब्स है, वो ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट की अवस्था में हमेशा प्रतिरोध है वो अनंत दर्शाएगा। अगर लीड्स या नोब्स को हम शॉर्ट सर्किट कर रखा है तो वो 0 पर आएगा। अन्यथा हम अगर किसी प्रतिरोध जो है उसके टर्मिनल्स है उनको बीच में अगर हमने संयोजित कर रखा है तो जितना प्रतिरोध का मान है वहां पर आएगा, ठीक है। तो बात पूछ रहा है कि जब काम में नहीं लिया जा रहा हो तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि उसकी नोब्स है उनके बीच में ओपन सर्किट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि यदि एक 500 वोल्ट की माप सीमा वाले वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 55 किलो ओम है और इसके श्रेणी में एक 15 किलो ओम का प्रतिरोध संयोजित है, तो सुग्राहिता ज्ञात कीजिए। और ये है आपके ऑप्शन 100 ओम वोल्ट, 200 ओम वोल्ट, 140 ओम वोल्ट और 240 ओम वोल्ट। प्रति वोल्ट बोला जाता है इसको, सीधा वोल्ट नहीं बोल सकते। जो सुग्राहिता होती है वो ओम प्रति वोल्ट में मापी जाती है। तो दीजिए अपना जवाब। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया है कि सुग्राहिता का जो सूत्र होता है वो होता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बटा वोल्ट मीटर की माप सीमा। अब जो प्रतिरोध होगा वोल्ट मीटर का, उसमें देखो आंतरिक प्रतिरोध 55 किलो ओम है और श्रेणी में हमने 15 किलो ओम का प्रतिरोध और संयोजित कर दिया, तो टोटल कितना हो गया। वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध क्या, आर एम यानी कि मीटर का प्रतिरोध, और आर एस ई यानी कि सीरीज में हम जो जोड़ रहे हैं वो आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल हो गया 70 किलो ओम, ठीक है। 70 किलो ओम हमारे पास माप सीमा है जो है 500 वोल्ट है, ठीक। अब इसको सोल्व कर ले। सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 140 ओम प्रति वोल्ट, ठीक है। अब सुग्राहिता के जो क्वेश्चन है इसमें आप कहीं अटकना मत, डायरेक्ट रेजिस्टेंस है उसमें माप सीमा का भाग दे दो, यही होती है सुग्राहिता। अब मैंने बताया कि सुग्राहिता हमेशा उच्च रहनी चाहिए। उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए मीटर की जो सुग्राहिता है वो उच्च होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। और आगे 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 10 एम्पीयर क्षमता वाले एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। यदि हमें 40 एम्पीयर की विद्युत धारा का मापन करने के लिए मीटर की क्षमता में वृद्धि करनी हो तो शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए ये है आपके पहले ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको, या आप ऑप्शन देख लीजिए। और अगर आपको आता है तो आप पहले कमेंट कर दीजिए, बाद में मैं तो बताऊंगा ही। चलिए अब मैं बता देता हूँ इसको। देखिए जो एम्पीयर मीटर है, अब हमने पहले पिछले एक जो वोल्ट मीटर का है वो क्वेश्चन सोल्व किया है, अब बात एम्पीयर मीटर की हो रही है।
एम्पीयर मीटर का आपको यह भी पता होना चाहिए कि एम्पीयर मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निम्नतम रखा जाता है, और जो ये हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। अब बात करते हैं कि हमें, ठीक वैसे ही मैं इसके दो तरीके बता दूंगा, लेकिन पहले इसको आप समझने की कोशिश करें कि बेसिकली हमें क्या पूछ रहा है। हम इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हमें इसको रटना नहीं है, किसी फॉर्मूले वगैरह पर नहीं जाना, सीधा दिमाग नहीं ले जाना। देखिए हमारे पास हमें दिया है कि एक 10 एम्पीयर की क्षमता है, इस जो मीटर है इसकी क्षमता 10 एम्पीयर है, ठीक है, और हमें मापना है जो 40 एम्पीयर की क्षमता। अब 10 एम्पीयर की जो विद्युत धारा है वो तो मीटर में से प्रवाहित हो सकती है। अब हमें बाकी जो 30 एम्पीयर की विद्युत धारा है वो किसी अन्य परिपथ से ही गुजरनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि मीटर के अंदर से तो केवल इतनी ही प्रवाहित हो सकती है। तो मीटर के समांतर में हम क्या है कि निम्न मान का एक प्रतिरोध या जो भी आवश्यकता है उस मान के जो प्रतिरोध है वो हमें जोड़ना पड़ेगा। अब बात यह है कि किस मान का जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए, अब जिस तरह हमने वोल्ट मीटर के अंदर से जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान नियत रखा था, अब इसमें हम जो एम्पीयर मीटर है इसके सिरों पर जो वोल्टेज विद्यमान है उसको हम नियत रखेंगे। इससे ज्यादा इसके सिरों पर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके सिरों पर इससे ज्यादा वोल्टेज अगर हुआ तो क्या होगा, ये मीटर चल सकता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी इसमें से बढ़ेगी, तो ये चल सकता है। आपको पता है V बराबर I इंटू आर होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके सिरों पर वोल्टेज कितना है। अब देखिए I का मान हमारे पास है 10 और R का मान हमारे पास है 2 ओम। तो टोटल इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो होगा 20 वोल्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि समांतर में जोड़े जाने वाले जो परिपथ है उनमें उनके सिरों पर वोल्टेज का मान बराबर होता है। अब हम इसके समांतर में एम्पीयर मीटर के समांतर में जो भी प्रतिरोधक संयोजित करेंगे उनकी सिरों पर भी यही वोल्टेज होगा, यानी कि वोल्टेज यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो अब हम ये जान लेते हैं कि अब किस मान, अब बाकी जो बची 30 एम्पीयर की धारा है वो प्रवाहित करने के लिए हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि 10 एम्पीयर तो इस मीटर में से प्रवाहित हो चुकी है, हो रही है। अब बाकी 30 बची, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है V बटा आई। V का मान हमारे पास 20 है क्योंकि इनके सिरों पर 20 ही वोल्टेज है, और I हमारे पास जो, क्योंकि अब 30 एम्पीयर बची है, क्योंकि हम जो टोटल धारा है वो है 40 एम्पीयर, ठीक है। मीटर में से प्रवाहित हो चुकी 10 एम्पीयर, और अब शंट की हमें ज्ञात करनी है। तो टोटल IT में से हम IM यानी कि मीटर वाली धारा को माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारे पास जो शंट प्रतिरोध की जो धारा है वो आ जाएगी, यानी कि 40 माइनस 10, तो हमारे पास 30 एम्पीयर बचा। तो अब 20 बटा 30 करने पर हमारे पास रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाएगा, 2 बटा 3, यानी कि 1 से भी बहुत कम, ठीक है। जो शंट में जोड़ेंगे वो निम्न मान का होगा। अब चलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये सूत्र है। जिन लोगों को सूत्र से अधिक समझ में आता है, जिनको सरल लगता है, वो सूत्र से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सूत्र है RSH यानी कि शंट प्रतिरोध बराबर IM इंटू RM। IM का मतलब है कि मीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा, और RM है यानी कि जो मीटर है उसका प्रतिरोध, बटा IL माइनस IM। IL का मतलब होगा जो लोड धारा है उसमें से, और IM का मतलब है जो मीटर की धारा है। देखिए वाकई में एक्चुअली में वही प्रोसेस हो रही है जो हम मैंने जो तरीका बताया है पहले इसमें हो रही है, वही इसमें हो रहा है। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि जो V इंटू आई आर किया। देखिए मैं आपको मार्कर से बता देता हूँ, यहाँ पर हमने V बराबर आई आर किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, I इंटू आर ही तो हो रहा है, ये देखिए I इंटू आर ही हो रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास जो वोल्टेज है इसमें से जो लोड धारा है उसमें से हमने मीटर की धारा निकाल दी, और यहाँ पर भी यही किया गया, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, आपको जो
तरीका अच्छा लगे वो कर लिए, कोई बात नहीं। अब इस सूत्र में हम मान रख देते हैं 10 × 2 यानी कि 20 और 40 - 10 यानी कि 30 और वही जो उत्तर 2/3। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक धारामापी का आंतरिक प्रतिरोध 0.3 ओम है और ये 6 एम्पीयर पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। अगर इसको 0 से 30 वोल्ट की माप सीमा वाले वोल्ट मीटर में बदलना हो तो गुणक प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये है आपके ऑप्शन 3 ओम, 3.8 ओम, 4.7 ओम और 5.2 ओम। 10 सेकेंड है आपके पास, अपना जवाब कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार के सूत्र वगैरह ढूंढने का अगर आ रहा है तो आप गलत है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए हमारे पास एक धारामापी है यानी कि एमीटर है, ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया है 0.3 ओम है और जो ये 6 एम्पियर पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हम अधिकतम 6 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको 0 से 30 वोल्ट की माप सीमा वाले वोल्ट मीटर में बदलना है तो गुणक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम ये ज्ञात करें कि हम मीटर के सिरों पर कितना वोल्ट है, विभव है जो दे सकते हैं। तो आपको पता है V बराबर IR होता है, तो मीटर की धारा है जो है 6 एम्पियर और इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि R जो है वो है 0.3 एम्पियर। सूत्र में मान रख देते हैं और सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1.8 वोल्ट। देखिए हम मीटर के सिरों पर तो केवल 1.8 वोल्ट ही दे सकते हैं, लेकिन हमें टोटल 30 वोल्ट का विभव मापना है, तो इसके लिए हमें श्रेणी में एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो शेष जो बचा विभव है तो वो प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित होगा। देखिए VSE यानी कि जो सीरीज में हम प्रतिरोध जोड़ रहे हैं उसके सिरों पर विभव, वो ज्ञात करने के लिए हम टोटल वोल्टेज यानी कि VT में से VM यानी मीटर के सिरों पर जो वोल्टेज है उसको घटा देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 30 - 1.8 वोल्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा 28.2 वोल्ट। यानी कि जो 28.2 वोल्ट का विभव है वो हम जो प्रतिरोध संयोजित करेंगे श्रेणी में उसके सिरों पर आरोपित करेंगे, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि वो प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए हम जो प्रतिरोध संयोजित करेंगे वो श्रेणी में जो मीटर के है उसके श्रेणी में संयोजित करेंगे। श्रेणी में आपको पता है कि धारा समान होती है, वोल्टेज का मान अलग अलग हो सकता है। तो वोल्टेज का मान हमारे पास 28.2 वोल्ट है, प्रतिरोध में वही धारा प्रवाहित होगी जो मीटर में धारा प्रवाहित हो रही है। मीटर में धारा अधिकतम हम 6 एम्पियर तक की प्रवाहित कर सकते हैं, तो धारा का मान हमारे पास 6 एम्पियर है। तो R का मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र है R बराबर V/I, ठीक है। इसमें सूत्र में मान रख देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 28.2 बटा 6 करने पर हमारे पास आ जाएगा 4.7 ओम। तो ये आ गया हमारे पास जो प्रतिरोध हम श्रेणी में संयोजित करेंगे उसका मान। तो ऑप्शन सी हमारे पास सही हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारे मीटर में जो हमारा मीटर है जो विक्षेप 6 एम्पियर न दर्शाए, क्योंकि एम्पियर मीटर है ना, 6 एम्पियर न दर्शाकर 5 एम्पियर दर्शाए या फिर 3, 4, 3.5 जो भी कुछ दर्शा रहा है, तो हम ये पता कैसे करेंगे कि वास्तव में वोल्टेज कितना है। देखिए मीटर में जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है उसका हम जो गुणक प्रतिरोध है उसके मान और मीटर के आंतरिक प्रतिरोध के मान के योग के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। आपको पता है V बराबर I इंटू R होता है। I मीटर में जो दर्शा रहा है, I का मान दर्शा रहा है, जो भी दर्शा रहा है उसका हम जो टोटल प्रतिरोध है उसके साथ गुणा कर देंगे, तो हमारे पास वोल्टेज का मान आ जाएगा। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मापक उपकरणों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए
संयोजित किए जाने वाले प्रतिरोधक होते हैं। ये ऑप्शन आपके पास कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध, कैपेसिटिव प्रतिरोध या इनमें से कोई भी हो सकता है। तो 10 सेकेंड है, दीजिए अपना जवाब। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो मापक उपकरण है यानी कि एम्पियर मीटर है या फिर वोल्ट मीटर है, इनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रेणी या शंट में प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है। अब पूछा ये है कि ये प्रतिरोध है वो कौन से टाइप के होते हैं, कार्बन प्रतिरोध होते हैं या फिर वायर बाउंड होते हैं, कैपेसिटिव प्रतिरोध होते हैं या फिर कोई भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए हम अगर इनकी क्षमता वृद्धि करने के लिए हम जो प्रतिरोध काम में लेंगे वो होते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अब ये क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं कि ये इनका मान जो है कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत रहता है। कार्बन प्रतिरोध इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये जो है हीट यानी कि उस ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या है कि शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए वायर बाउंड प्रतिरोध जो कि मैग्नीन या यूरेका के तार से बने होते हैं, ठीक है, तो इनका उपयोग किया जाता है। चलते हैं आगे। आगे पूछा है यदि किसी स्थान पर कुल 8 केवी शक्ति की आवश्यकता है और इस स्थान पर आप किस प्रसार सीमा के सिंगल फेज एनर्जी मीटर की सिफारिश करेंगे। ऑप्शन दिए हैं 16 एम्पियर, 30 एम्पियर, 37 एम्पियर या फिर 55 एम्पियर। 10 सेकेंड है आपके पास अपना जवाब कमेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि जो सिंगल फेज जो सब मानक वोल्टेज है, सप्लाई स्रोत के मानक वोल्टेज है वो 230 वोल्ट होते हैं। ठीक है, अब हमें टोटल जो पावर है वो चाहिए 8 केवी। वो वी यानी कि वोल्टेज का मान हमारे पास 230 वोल्ट है। अब हमें मान चाहिए ए का यानी कि धारा का। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल 8 के यानी कि 8000 के बराबर होना चाहिए। 8 के यानी के का मतलब होता है किलो, यानी कि 1000। ठीक है, तो 8 के बराबर 230 इंटू ए होना चाहिए। ठीक है, अब ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो 8000 के नीचे हम 230 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो ए का मान। ए का मान आया हमारे पास 34.78। अब इसका हमें 5% अधिक रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कहीं कोई मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कुछ जो अर्थ लीकेज की वजह से कुछ करंट अधिक भी हो सकता है, तो मीटर खराब ना हो इसलिए 5% को ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, तो 105% यानी कि 105/100, तो हमारे पास मान आ जाएगा इसका 36.52। ये वैल्यू 37 के पास है, तो हम जो इसका ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम इस मीटर की 37 एम्पियर वाले मीटर की सिफारिश करेंगे। आगे 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। काफी आसान सा सवाल है और ये है आपके ऑप्शन। उम्मीद है आप सभी इसका सही उत्तर ही करेंगे। चलिए आप फिर भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ इसका कमेंट करने के लिए। देखिए इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा सी। देखिए इंसुलेशन का प्रतिरोध है वो उच्च होता है जो मेगा ओम में मापा जाता है, तो इसके लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इंसुलेशन के प्रतिरोध को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, जिसका मात्रक होता है किलो वोल्ट प्रति mm। ठीक है, जो अचालक पदार्थ होते हैं उनसे इंसुलेशन बनाया जाता है। अब इंसुलेशन आप पीवीसी का भी बना सकते हैं, अभ्रक का बना सकते हैं, या फिर जो VIR यानी कि वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ है उसका भी बनता है। तो इन सभी की जो प्रतिरोधकता है
यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको किलो वोल्ट प्रति एम में मापा जाता है, लेकिन इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए हमें मेगर चाहिए जो मेगा ओम में मापा जाता है। बढ़ते हैं आगे 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि यदि किसी ऊर्जा मापी की शक्ति बिना किसी लोड पर भी घूर्णन करती है तो इस दोष को क्या कहा जाता है। और ये है आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है गति दोष, बी है घर्षण दोष, सी है क्रीपिंग दोष और डी है तापमान दोष। और 10 सेकेंड है आपके पास कमेंट करने के लिए। चलिए हो गए 10 सेकेंड। देखिए जो हमने मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर पूरा किया है उसमें मैंने आपको एनर्जी मीटर के 3 दोष बताए थे। ठीक है, एक होता है क्रीपिंग दोष, गति दोष और फेज दोष, और एक चौथा भी होता है तापमान दोष। ठीक है, तो देखिए जब चकती है, एल्यूमिनियम की डिस्क है, अगर बिना किसी लोड पर भी घूर्णन करे तो उस दोष को कहते हैं क्रीपिंग दोष। और इस दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है, जो चकती होती है उसके अंदर छिद्र कर दिए जाते हैं, होल कर दिए जाते हैं, तो जो ब्रेकिंग प्रणाली है उस पर कार्य कर सकती है, अन्यथा वो कार्य नहीं करती है ब्रेकिंग प्रणाली। तो इस वजह से क्या है कि चकती बिना लोड पर भी घूर्णन करने लगती है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण चालू लाइन पर उपयोग नहीं किया जा सकता। ये है आपके पास ऑप्शन वोल्ट मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर और डी है मेगर। 10 सेकेंड है, कर दीजिए कमेंट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम वोल्ट मीटर की। देखिए अगर वोल्ट मीटर अगर लाइन चालू नहीं है, वोल्टेज उपलब्ध ही नहीं, तो हम मापेंगे क्या। तो इसकी तो चालू लाइन होना प्राथमिकता है। फिर बात करते हैं वाट मीटर की। वाट मीटर ही या वाट मीटर हम किसी परिपथ में की शक्ति ही तो मापेंगे। अगर वह परिपथ चालू होगा, उसमें धारा प्रवाहित होगी, वहां पर वोल्टेज विद्यमान होगा, क्योंकि वोल्टेज और धारा वाट मीटर की प्राथमिक आवश्यकता है। तो ये इसमें भी हमें लाइन क्या है, चालू चाहिए। अब तीसरा है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर हम मापेंगे किसका, किसी परिपथ का ही मापेंगे, इंडक्टिव कैपेसिटिव प्रकार या फिर रेजिस्टिव रेजिस्टिव प्रकार का जो परिपथ है उनका ही पावर फैक्टर मापेंगे। तो इसके लिए भी हमें जो लाइन है वो चालू चाहिए। अब मेगर है, अगर मेगर या ओमीटर होता, यहाँ पर अगर ओमीटर भी होता तो भी वही यही सही होता। इनको कभी भी चालू लाइन पर उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर इनका हम चालू लाइन पर उपयोग करते हैं तो ये मीटर चल सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है, कभी भी अगर आप टेक्नीशियन बनेंगे, आप जॉब लगेंगे, तो आपको ये सब करना ही पड़ेंगे, इन सब मीटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो आप कभी भी इन मेगर या ओमीटर को चालू लाइन पर काम में नहीं लेंगे। चलते हैं आगे। और आगे है एडी धारा अवमंदक प्रणाली में किस प्रकार के चुंबक उपयोग में लाए जाते हैं। ये है आपके पास ऑप्शन विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक, ए व सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मेनली इसमें से पूछा है कि विद्युत चुंबक होता है फिर स्थायी चुंबक होता है। ठीक है, चुंबक भी दो ही प्रकार के होते हैं। तो कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, स्थायी चुंबक। जो एडी धारा अवमंदक प्रणाली है उसमें हम स्थायी प्रकृति वाले चुंबक है वो काम में लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। आगे 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मूविंग आयरन प्रकार के मापक यंत्र कार्य करते हैं। ऑप्शन दिए केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी व डीसी दोनों पर,
या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मूविंग आयरन प्रकार का पूछा है, तो मूविंग आयरन प्रकार के जो मापक यंत्र है वो एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर यहाँ हमसे पूछ लिया जाता है कि मूविंग कॉइल टाइप का, तो मूविंग कॉइल टाइप जो मापक यंत्र होते हैं वो केवल और केवल डीसी पर काम करते हैं। क्या हुआ, मैंने आपको कमेंट के लिए टाइम नहीं दिया? चलिए कोई बात नहीं, मैं अगले क्वेश्चन में दे दूंगा, मैं भूल गया था, तो मैं आगे दे दूंगा आपको टाइम। और ये काफ़ी आसान सा था, लगभग आप सभी इसका सही उत्तर ही करते हैं, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ इसको, और क्लास में भी मैं आपको इसका अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि मूविंग कॉइल प्रकार के मापक यंत्रों में कौन सी अवमंदक प्रणाली उपयोग में लाई जाती है, यानी कि जो डैम्पिंग सिस्टम है वो कौन सा काम में लिया जाता है। ये आपके ऑप्शन: वायु घर्षण प्रणाली, एडी धारा प्रणाली, द्रव घर्षण प्रणाली, या फिर गुरुत्व प्रणाली। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास कमेंट करने के लिए। तो देखिए हम इसकी काफी बार चर्चा कर चुके हैं। देखिए मूविंग कॉइल प्रकार के मापक यंत्र है, इनमें जो डैम्पिंग सिस्टम जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है एडी धारा प्रणाली। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि मूविंग आयरन प्रकार के, तो उसमें लिया जाता है वायु घर्षण प्रणाली। ठीक है, उसमें आप ऑप्शन ए सही कर सकते थे, लेकिन जो मूविंग कॉइल प्रकार के हैं इनमें एडी धारा जो प्रणाली है, अवमंदक प्रणाली है, वो काम में ली जाती है। आगे पूछा है कि यदि कला अनुक्रम सूचक की चकती घड़ी की दिशा में घूम रही है तो इसका अर्थ होगा। ये आपके पास ऑप्शन: फेज क्रम उल्टा है, फेज क्रम सही है, एक फेज में दोष है, या फिर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। 10 सेकेंड आपके पास अपना जवाब देने के लिए। चलिए देखिए, कला अनुक्रम सूचक यंत्र यानी कि फेज सीक्वेंस इंडिकेशन डिवाइस, इसका उपयोग क्या होता है कि अगर हम कहीं पर 3 फेज के जो उपकरण है, अल्टरनेटर या मोटर है, उनमें फेज क्रम का पता लगाने के लिए इसका काम में लेते हैं। इसमें एक स्टार संयोजित 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, और उसकी जो स्पिंडल है उस पर एक चकती लगी होती है जिस पर एरो के निशान लगा होता है। अगर चकती घड़ी की दिशा में घूम रही है तो इसका मतलब ये होता है कि फेज क्रम है वो सही है, और अगर विपरीत दिशा में घूम रही है तो इसका मतलब होता है फेज क्रम उल्टा है, फेज क्रम सही नहीं है, आप उनको चेंज कीजिए। किन्हीं दो फेजों को आपस में प्रयुक्त करके फेज क्रम है वो क्या सही किया जा सकता है। अब आप सभी को पता है कि फेज क्रम क्या है अपने भारत में। फेज क्रम है आर, वाई और बी। अब देखिए इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि आर वाई बी, ये इस क्रम में, ठीक है, एक तो ये क्रम हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि बी वाई आर, ठीक है। तो इसको हम अगर आर वाई बी है, इसको हम जो है सही फेज क्रम मानते हैं भारत में। अगर बी वाई आर की तरफ है तो ये फेज क्रम उल्टा हो जाएगा। अब देखिए वाई बी आर अगर होगा तो वो वही बात है। अब चाहे आप इस आर से शुरू कर लीजिए, चाहे वाई से शुरू कर लीजिए, चाहे बी से शुरू कर लीजिए, आप सभी को पता है कि इस प्रकार होता है। जो 120 डिग्री की फेज एंगल पर जो तीनों वाइंडिंग्स है थ्री फेज की वो स्थापित होती है। अब आप इसको आर मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप या तो आप इस तरफ से इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करें या फिर इस डायरेक्शन में मूव करें, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करना ये क्या है, उल्टा फेज क्रम है, तो सही होगा
आप क्लॉकवाइज मूव करें तो आर वाई बी ये हो सकता है। अब चाहे वाई से शुरू कर लीजिए, बी वाई आर, मतलब जो घूर्णन दिशा है, डायरेक्शन है, वो वही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बी, यानी कि फेज क्रम सही सही है। चलिए मैं इनको हटा देता हूं। और बढ़ते अब आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि मापक यंत्रों में नियंत्रक बल पैदा करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कमानियां किस धातु से बनाई जाती है। ऑप्शन है लोहा, तांबा, मैग्नीन और फास्फर ब्रॉन्ज। 10 सेकेंड है, कमेंट कर दीजिए अपना जवाब। देखिए देखिए मापक यंत्रों में हम अगर कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करने के लिए जो कमानियां काम में लेते हैं, उनको ऐसी धातु से बनाई जाती है जिन पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रभाव न पड़े। न तो वो लोहे चुंबकीय यानी कि अनुचुंबकीय हो, न ही वो प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए। वो चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन रहने चाहिए, उनकी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अन्यथा वो क्या है कि जो मापक यंत्र का मान है, जो पैमाना है, संकेतक है, उसको प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी धातु होती है फास्फर ब्रॉन्ज, जो कमानियां बनाने के लिए काम में ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि एक अच्छे मल्टीमीटर की सुग्राहिता होनी चाहिए, और ऑप्शन दिया है 20 किलो ओम प्रति वोल्ट, 10 किलो ओम प्रति वोल्ट, 8 किलो ओम प्रति वोल्ट या फिर 1 किलो ओम प्रति वोल्ट। 10 सेकेंड है, कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए, जो मीटर मापक यंत्र है, कोई भी मापक यंत्र हो, उनकी सुग्राहिता हमेशा उच्च रहनी चाहिए। अब बात करते हैं मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर की जो सुग्राहिता है वो कम से कम 20 किलो ओम प्रति वोल्ट तो होनी ही चाहिए। एक अच्छे मल्टीमीटर की बात हो रही है। इससे अधिक हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इतनी तो होनी ही चाहिए। इससे कम अगर होगी तो उसे अच्छी मल्टीमीटर की सुग्राहिता के अंदर नहीं गिना जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर उपयोग किए जाते हैं केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी या डीसी दोनों पर, और केवल स्थिर विद्युत पर। 10 सेकेंड है, कमेंट कर दीजिए। देखिए जो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर है वो बेसिकली डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, तो डीसी मोटर जो है उसको हम एसी से भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं। सुधार ये किया जाता है कि उसकी जो पत्तियां हैं उनका गेज कम किया जाता है, उनको अच्छी तरह से लेमिनेटेड किया जाता है, और जो मृदु इस्पात है यानी कि कच्चा लोहा है उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, ताकि स्ट्रेस लॉस और एडी धारा ये सब कम हो। और जैसे जिस प्रकार यूनिवर्सल मोटर है बिल्कुल उसी प्रकार संरचना होती है दोनों की सेम। तो जो डायनेमो टाइप वाट मीटर है इसको भी हम एसी व डीसी दोनों पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों एक जैसा ही काम करेगी। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए कौन सी कॉइल काम में ली जाती है। ऑप्शन दिया है करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, डमी कॉइल या कंपनसेटिंग कॉइल। कमेंट कर दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास।
चलिए देखिए, जो मापक यंत्र है जिनमें हम करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल काम में लेते हैं, देखिए जो बेसिकली हम जो एनर्जी मीटर है इनमें करंट कॉइल काम में ली जाती है, प्रेशर कॉइल भी काम में ली जाती है, वाट मीटर में ली जाती है, और दोनों में साथ में इनमें काम में ली जाती है। इसके अलावा हम एम्पियर मीटर में केवल करंट कॉइल काम में लेते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसमें केवल प्रेशर कॉइल काम में ली जाती है। ठीक। तो अब देखिए, जो करंट कॉइल है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना, यानी कि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैदा जनरेट करने के लिए क्या है, करंट कॉइल काम में ली जाती है। अब ये क्यों काम में ली जाती है? क्योंकि जो करंट कॉइल है इसके अंदर से उच्च मान की धारा प्रवाहित होती है, जिससे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब प्रेशर कॉइल से भी धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इससे जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या है कि निम्न दक्षता का होता है। तो ये जो प्रेशर कॉइल से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ये केवल करंट कॉइल से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप संकेतक को विक्षेपित करने का काम प्रेशर कॉइल का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि जो हमें फील्ड पैदा करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है, तो वो उसके लिए करंट कॉइल काम में ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि किस प्रकार के वाट मीटर उच्च परिशुद्धता वाले होते हैं। ऑप्शन दिए हैं डायनेमोमीटर वाट मीटर, परिणय वाट मीटर यानी कि इंडक्शन टाइप, सी है स्थिर वैद्युतिक वाट मीटर, और डी है उपयुक्त सभी। 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए देखिए, जो डायनेमोमीटर वाट मीटर है इनका पहली बात तो पैमाना है वो रैखिक होता है। दूसरी बात, इनमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, किसी पर नैग के बराबर लॉस होते हैं। ठीक है। और तीसरी बात, ये एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं। लॉसेज कम होने की वजह से जो इनका जो प्योरिटी है वो क्या है, उच्च होती है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि एनर्जी मीटर में उत्पन्न फेज दोष के निवारण के लिए क्या युक्ति अपनाई जाती है। ऑप्शन दिए है करंट कॉइल की श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी दिया है प्रेशर कॉइल की श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी दिया है करंट कॉइल के समांतर में प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। और ऑप्शन डी दिया है प्रेशर कॉइल के समांतर में प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। 10 सेकेंड है आपके पास, कमेंट कर दीजिए अपना जवाब। चलिए देखिए, जो एनर्जी मीटर है इनमें हमने चर्चा की थी 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है क्रीपिंग दोष, दूसरा होता है फेज दोष, तीसरा होता है गति दोष, और चौथा होता है तापमान दोष। देखिए फेज दोष में क्या होता है कि जो हम करंट कॉइल लेते हैं उसका इंडक्टेंस उच्च होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडक्ट जो करंट कॉइल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, इकाई पावर फैक्टर से कुछ पिछड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फेज दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इस दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है, जो करंट कॉइल है उसके श्रेणी में प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है, प्रतिरोध संयोजित करके, जिससे क्या होता है कि इम्पीडेंस का मान बढ़ने लगता है और करंट कॉइल की जो धारा है वह इन फेज होने लगती है। तो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, इसका आपको जवाब यस और नो में देना है। पूछा है क्या भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन हाँ या नहीं, तो कमेंट कर दीजिए।
चलिए देखिए हमने पहले चर्चा की थी जब एक अर्थ टेस्टर का एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी हमने बताया था और हमने क्लास में भी इसका जो काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा भी की है। तो देखिए जो भूमि का प्रतिरोध जब मापते हैं तो उसमें हमें क्या है कि जो नोब्स हैं पृथ्वी में प्रभावित करने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए जो नोब्स हैं उनमें हमें एसी धारा प्रभावित करनी पड़ती है। अगर हम डीसी धारा प्रभावित करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट यानी कि विद्युत अपघट्य प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और जो मान है उसमें त्रुटि होगी। तो मेगर है, मेगर में क्या होता है, डीसी धारा ही हमें प्राप्त होती है, तो इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब अर्थ टेस्ट, इसके स्थान पर अर्थ टेस्ट होता है। बिल्कुल संरचना इसकी बिल्कुल मेगर जैसी ही होती है, लेकिन उसमें रोटरी धारा रिवर्सर लगा होता है जो डीसी धारा को एसी में परिवर्तित कर देता है। तो उसके स्थान पर हम क्या है कि अर्थ टेस्टर ही उपयोग में लेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि क्या मल्टीमीटर से ध्वनि आउटपुट मापा जा सकता है। इसका भी जवाब आपको यस और नो में देना है, तो कर दीजिए कमेंट अपना जवाब। चलिए देखिए सामान्य प्रकार के जो हमारे पास मल्टीमीटर होते हैं उनसे केवल तीन राशियां मापी जा सकती है, वोल्टेज, एम्पियर और प्रतिरोध। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिर्फ सामान्य प्रकार के ही मल्टीमीटर से। देखिए जो ध्वनि का आउटपुट होता है उसमें आवृत्ति होती है, आयाम होता है, यानी कि वो एसी प्रवृत्ति का होता है। तो एसी प्रवृत्ति का है और आउटपुट क्या है, अगर हम एसी रेंज का अगर वोल्टेज के रेंज पर सिलेक्ट करें और पैमाना हम अगर ध्वनि का लगाएं उस पर, तो हम इससे क्या है कि ध्वनि का आउटपुट मेजर कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन ए इसका सही मानेंगे कि ऑप्शन ए है, क्योंकि हम वो बेसिकली वोल्टेज ही है और वोल्टेज को हम क्या है कि ध्वनि के पैमाने पर माप रहे हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, और क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट पूछ रहा है कि टोंग परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये है ऑप्शन, उसमें सिद्धांत, रासायनिक सिद्धांत, पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत या फिर प्रेरण सिद्धांत। कीजिए कमेंट, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए देखिए टोंग प्रेक्षक, इसका दूसरा नाम होता है क्लिप ऑन मीटर। ये बेसिकली क्या होता है कि जो सीटी ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर, बेसिकली वही होता है जो कि इसकी क्लैंप है, जो वो क्या है सीटी ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है और इसको जो क्लैंप है इसको जोड़ा और तोड़ा जा सकता है, ये मूव करती है। ठीक है, अब इसके जो चुंबकीय क्षेत्र में जो भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका मान ये क्या है संकेतक के रूप पर दर्शा देता है। अब ये सीटी ट्रांसफार्मर, आपको पता है कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसका जो सिद्धांत होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत, यानी कि पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, तो ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये भी कमेंट में बताइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप शीघ्र से शीघ्र अच्छी जॉब मिले आपको, आप अपने लक्ष्य मुकाम तक पहुंचे। आप अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिले। और अगर आप टेक्निकल एक्सप्रेस पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारी हर क्लास का पूरा फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।